हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का प्रोसेस, सांस लेने का अमल कैसे होता है। सबसे पहले ब्रीथिंग की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस में क्या हो रहा होता है, गैसेस का तबादला हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में इंटर हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे माउथ से रिलीज़ हो रही होती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इस गैसेस एक्सचेंज के साथ हमारी फिजिकल मूवमेंट भी एसोसिएटेड होती है, राइट। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी क्या होती है, हमारी चेस्ट कैविटी अपवर्ड मूवमेंट करती है, ठीक है, रेज्ड होती है, हमारी शोल्डर्स की मूवमेंट होती है, राइट। तो ये क्या हमारी फिजिकल मूवमेंट होती है। अब गैसेज एक्सचेंज में जब फिजिकल मूवमेंट की भी एसोसिएट हो जाए उनके साथ, तो हम उसे कहेंगे ये ब्रीथिंग है। अब ब्रीथिंग में 2 फेजेज होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन एंड देन है एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज पढ़ेंगे इंस्पायरेशन, एंड इंस्पायरेशन का दूसरा नाम है इनहिलेशन भी कहते हैं सर, राइट। अब इंस्पायरेशन में जो रिब मसल्स है ना, अब रिब मसल्स कौन से थे, हम लोगों ने पढ़ा था इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो रिब मसल्स होते हैं। जैसे कि ये अगर हमारे पास है, यहाँ से ये एक रिब निकल रही है, इधर से इधर से। अब इन दोनों के दरमियान जो मसल्स होते हैं ना, हम इन्हें कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब मसल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स होंगी वो रेस्ड होंगी। रिब्स मीन पसलियाँ जो है वो हमारी अपवर्ड मूवमेंट उनकी होगी, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जो है उनकी मूवमेंट होगी। अब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोवर्ड। अब ये कैसे होगा, आप देखिए डायफ्राम क्या था, हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर था जो लंग्स के नीचे था। ये इसकी ओरिजिनल शेप, इसकी नॉर्मल शेप क्या है, डोम शेप, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मीन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होती है, चीज़ें सिकुड़ जाती हैं ना। जब ये सिकुड़ेगी तो इसकी जो ये इसकी लेंथ होगी वो कम होगी ना। जब ये सिकुड़ेगी इस तरह, तो ये इस तरह इसकी शेप हो जाएगी और ये लोअर हो जाएगी। जब ये सिकुड़ेगी तो ये बिल्कुल इस तरह फ्लैट में हो जाएगा और ये लोअर हो जाएगा, ठीक है, डायफ्राम। जब इंस्पायरेशन के प्रोसेस में जब हम एयर को अंदर लेते हैं, दिस मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। देखें पहले क्या था, ये डोम शेप डायफ्राम की जो ये थी ना, इस तरह शेप था। अब यहाँ पे एरिया जो है ना वो कम है, ठीक है। जब रिब मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, डायफ्राम जो है वो लोवर्ड हो जाएगा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे जो है ना वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, राइट, ठीक है। एरिया अब इस यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखें कितना थोड़ा एरिया था, अब यहाँ पे देखें एरिया इंक्रीज हो गया है ना, ठीक है। दिस रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स। तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा ना लंग्स के ऊपर वो रिड्यूस कम हो जाएगा। देखिए फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ है तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा लंग्स के ऊपर, राइट। क्या होता है इंस्पायरेशन में, रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब जो होती है वो रेस्ट अपवर्ड मूवमेंट शो करती है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर लोअर हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये जो इन मूवमेंट की वजह से जो थोरेसिक कैविटी का एरिया, थोरेसिक कैविटी किसे कहते थे हम, चेस्ट कैविटी का दूसरा नाम है, इसके अंदर जो एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एरिया की इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर जो है वो लंग्स के ऊपर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपेंड, ठीक है, एंड एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीज। जब जो है वो एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो लंग्स एक्सपैंड, फैल जाएंगे, बड़ी उनके पास एरिया ज़्यादा आ गया ना, जगह आ गया, वो रिलीज़ हो जाएंगे, सुकून से जो है वो एक्सपैंड फैल जाएंगे। जब वो फैल जाएंगे तो क्या होगा उसके अंदर, तो एयर प्रेशर उनके अंदर डिक्रीज हो चुका है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। तो फिर क्या होगा, जब एयर प्रेशर कम हो जाएगा, लंग्स जो है वो फैल जाएंगे उस थोरेसिक कैविटी में, उसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जो बाहर की हवा है आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो एयर है फिर वो क्या करेगी, वो इंटर होगी, ताकि जो है वो बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है और जो बॉडी के बाहर का एयर प्रेशर उसको इक्वलाइज कर सके, बराबर कर सके, दोनों साइड पे जो है वो एयर के प्रेशर, जिसकी वजह से जो है वो एयर इंटर होती है और हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे माउथ में इंटर होती है और लंग्स में जाती है, ठीक है। ये तो होगी इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स एक्सपैंड कर रहे थे, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, लोअर हो रही थी, जिसकी वजह से जो एरिया इंक्रीज हो गया। जब एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एरिया की इंक्रीज होने की वजह से लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, बड़े सुकून में रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे, जब जिसकी वजह से जो है इसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी जब चीज़ हम वो सुकून से फैल जाएगी तो उसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बाहर से जो है वो एयर इंटर होगी, ताकि वो बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर जो है वो एयर प्रेशर को इक्वलाइज कर सके, बराबर कर सके बाहर के इन्वायरमेंट से। एंड देन फिर जो थी वो एक्सपायरेशन, इनहिलेशन जिसका दूसरा नाम है, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स,
ठीक है। एयर इंटर हुई, ऑक्सीजन इंटर हुई, लंग्स में गई, लंग्स में एल्वुलाई के पोर्शन में गई, वहाँ पे कैपिलरीज थी, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन ब्लड में इंटर हुई, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में आई, ये तो हो गया गैसेस का एक्सचेंज। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में, उसका क्या करेंगे आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, ठीक है। लंग्स में जैसी गैसेस एक्सचेंज होगी द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल आउट इन द एक्सपायरेशन के प्रोसेस में वो इम्प्योर एयर जो है वो बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। हमारे माउथ से जो है वो बाहर रिलीज होगी। द रिब मसल, वहाँ पे रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे थे, अब यहाँ पे रिब मसल रिलैक्स करेंगे, मीन्स के अपनी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स से मुराद है यहाँ पे ब्रिंगिंग द रिब बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। डायफ्राम भी रिलैक्स कर जाएगा और वो भी अपनी ओरिजिनल शेप डोम शेप में आ जाएगा वापस। दिस रिड्यूस द स्पेस इन चेस्ट कैविटी, जिसकी वजह से पहले तो यहाँ पे देखें ना इतना सारी स्पेस थी जब जो है वो एयर जो है वो इंटर हो रही थी, यहाँ पे एयर, यहाँ पे कितनी सारी यहाँ पे एरिया था, डायफ्राम लोअर था, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई है यहाँ रिलैक्स हुआ है। अब यहाँ पे रिब मसल रिलैक्स हो चुके हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे ये जो डोम शेप है ये भी रिलैक्स हो चुका है। जब ये रिलैक्स होता है तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, डोम शेप में। जैसे ये डोम शेप में आएगा तो एरिया कम हो जाएगा थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। जब थोरेसिक कैविटी में स्पेस कम होगा, एरिया कम होगा, तो वहाँ पे प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर प्रेशर एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जब प्रेशर एरिया जो है वो कम हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर इंक्रीज ऐसे एरिया डिक्रीज। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स फिर क्या करेंगे, वहाँ पे तो फैले हुए थे ना एक्सपैंड, अब यहाँ पे लंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे इंस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या था कि लंग्स जो थे वो एक्सपैंड कर रहे थे, बड़ी उनके पास एरिया जगह थी तो वो आसानी से फूले हुए थे। जब एरिया ही नहीं है तो वो एक्सपैंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, एंड एयर इज एक्सपेल आउट ऑफ दैम, जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग से बाहर जाएगी, इनके एल्वुलस में जाएगी, यहाँ पे ट्रैकिया ब्रोंकियाई में जाएगी, ब्रोंकियाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से देन जो है वो लेनिक्स और फेरनिक्स, एंड देन जो है वो फिर हमारे माउथ से ज़रिए और नोज़ के ज़रिए बाहर जाएगी हवा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एरिया डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, और ये जो डायफ्राम है वो अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो वापस आ गया। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के प्रोसेस में ये चीज़ें होती हैं, दोनों एक दूसरे से जो है वो ऑपोजिट हैं। आई होप कि आप लोगों को ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा।